नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंबाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। संसद का यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है। जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। तो ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें, और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें।
आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित कर। वहीं संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल पर भी एफआईआर हुई है। दोनों नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर गुस्साई भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया था। संभल में हिंसा भड़क गई थी और उसके बाद कई वाहनों पर आगजनी हो गई थी, कई लोगों की मौत भी इस मामले में हो गई है। अब ऐसे में संभल हिंसा से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे दें, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीते दिन की तस्वीरें हैं जब प्रशासन की टीम कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंचती है। ऐसे में जब प्रशासन की टीम सर्वे के लिए पहुंचती है तो विशेष समुदाय के कई संख्या में लोग प्रशासन की टीम पर पथराव कर देते हैं। संभल में मामला तनावपूर्ण हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है, कई वाहनों को आग लगा दी जाती है। साथ ही पथराव के साथ ही पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, लाठीचार्ज करना पड़ता है। वहीं कुछ लोगों पर फायरिंग का भी इस दौरान आरोप है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। जिस तरह से अखिलेश यादव, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और मायावती ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ सांसद जो कि संभल के सांसद है जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल पर, इन दोनों ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दोनों नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप है। तो संभल मामले को लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल पर भी इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। दोनों पर ही हिंसा भड़काने का आरोप है। तो सवाल यही है कि संभल हिंसा आखिर पूर्व सुनियोजित साजिश थी या फिर अचानक से पथराव हो जाता है। हालात नियंत्रण में, तनावपूर्ण माहौल दोनों नेताओं पर। हालांकि इस दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। इसमें समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल दोनों पर ही हिंसा भड़काने का आरोप है। बता दें कि इससे पहले 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम शाही जामा मस्जिद पर सर्वे के लिए पहुंची थी। रविवार को एक बार फिर से, यानी दूसरे दिन फिर से प्रशासन की टीम सर्वे करने पहुंचती है। और जब प्रशासन की टीम सर्वे करने पहुंचती है तो भारी संख्या में मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस की टीम पर पथराव करते हैं। पथराव करने के बाद पुलिस की टीम को लाठियां चलानी पड़ती है भीड़ को काबू करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान का नाम भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी से विधायक इकबाल महमूद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। इकबाल जी, जिस तरह से संभल हिंसा की अगर बात करें, अब राजनीति भी इस मामले में गर्मा गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन पर और एक और नेता पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कुछ कहिएगा? दूसरा नेता कौन है? स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल का नाम सामने आया है। जी, वो मेरा बेटा है। क्या कहिएगा महमूद जी?
मेरे बेटे आके इन्वॉल्व होने के बाद में मैं क्या कहूँ। हमने तो हमेशा पुलिस को, प्रशासन को सहयोग किया है, संभल में शांति बनी रहे, ये हमारा प्रयास रहा है। हमें तो इस बात के लिए भी गर्व है, मुझे इस बात के लिए कि संभल के प्रशासन ने हमारे बेटे की तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन सर्वे हुआ था 19 तारीख को, आपका बेटा जामा मस्जिद में रहा हमारे साथ और उसने बहुत सहयोग किया, कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद भी अगर हमारे बेटे का नाम आ जाए तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर। नहीं, लेकिन अगर तारीफ की है इकबाल जी, तो आखिर आपके बेटे का नाम सामने क्यों आ रहा है? FIR किस वजह से? तो ये बात तो वो बताएंगे प्रशासन, मैं तो नहीं समझ सकता। नहीं, आपकी बात हुई होगी पुलिस अधिकारियों से, क्या कुछ कह रहे हैं? मेरा फोन नहीं उठ रहा, मैं कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठ रहा। अच्छा, तो कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं, तो FIR में नाम के पीछे कुछ कारण नहीं? मेरी नजर में तो कोई कारण नहीं। मेरे पिताजी 3 बार संभल से MLA रहे, मैं 7वीं बार विधायक हूँ। संभल में हिंदू मुस्लिम सब हम मिलकर यहाँ पे राजनीति करते हैं। यहाँ के लोग, हमें हिंदू लोग भी बहुत संख्या में हमें वोट देते हैं। हमारी छवि उनकी नजरों में बहुत अच्छी है और प्रशासन भी यहाँ का हमें सब जानता है और वो भी हमें सही समझता है। मैं नहीं समझ पाता कि मेरे बेटे का नाम क्यों लिखा था। चलिए ठीक है इकबाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जो भी वजह रही है, आखिर क्यों नाम आया है, वो जांच के बाद सामने आ जाएगा। इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संभल में क्या कुछ स्थिति है? तो संभल में स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि आज सुबह से शांति जो है बनी हुई है, पुलिस भारी संख्या में वहां पर तैनात है। साथ ही संभल की स्थिति को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी जुड़ गए हैं। शौकत अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू। शौकत अली जी, क्या कुछ कहिएगा संभल हिंसा को लेकर? देखिए, सबसे पहली चीज तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कोर्ट के ऊपर। 19 तारीख को एक पुजारी जा करके वहां पे रिट फाइल करता है और 19 तारीख को ही आनन फानन में कोर्ट ये आदेश करती है कि उस मस्जिद का जा करके सर्वे किया जाए। और शाम को 6 बजे DM और SP की निगरानी में वहां पर लोग सर्वे के लिए भी पहुंच जाते हैं। अंधेरा होने के बाद कौन सा सर्वे, ये चीज मेरे समझ में नहीं आया। इतनी जल्दबाजी क्या थी, जबकि आपने मस्जिद कमेटी को किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं किया। आपको मस्जिद कमेटी को उनका अपना पक्ष रखने के लिए आपको दूसरी चीज ये है, 1991 का जो प्लेस ऑफ एक्टिव वर्शिप एक्ट है, आपने उसको दरकिनार कर दिया। तो ये तो मुझे जो चीजें दिख रही है वो बाबरी को दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए कुछ और उपाय भी तो है ना। आप कोर्ट के पास जाइए, मुस्लिम पक्ष कोर्ट के पास जाए। पथराव की इजाजत किसने दी, या वहां पर माहौल गर्म करने की इजाजत किसने दी? माहौल गर्म किसने किया है? आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जी, जिसमें ये सर्वे करने के लिए जो साहब जिन लोगों को लेकर के जा रहे हैं वो एक भीड़ के शक्ल में और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। आप मुस्लिम मोहल्लों से या किसी मस्जिद में जाकर के इस तरीके से आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे? क्या कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाकर के वहां का सर्वे करिएगा? तो वहां पर मेरा मानना यह है कि ये एक प्रायोजित दंगा था और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार संभल पुलिस है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मस्जिद कमेटी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि जो पक्षकार है उन्होंने मस्जिद कमेटी को लेटर दिया था, जानकारी दी गई थी सर्वे को लेकर। 19 तारीख को जब रिट फाइल की गई तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी थी कि सामने वाले पक्ष को वो नोटिस करके कम से कम उनकी भी बात को सुनता। नहीं, अगर कोर्ट बात नहीं सुन रही है शौकत अली जी, तो आप हायर कोर्ट पे अप्लाई करिए। यकीनन वो चीजें तो चालू है, प्रोसेस में है, वो तो करेंगे ही, मस्जिद कमेटी करेगी। उस बात के लिए फिर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जिस तरह से दंगे भड़के। मैं आपकी बात मान रही हूँ, अगर जो आप नारों की बात कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं, तो वो अपने में गलत है, लेकिन इस चीज को जस्टिफाई करना कि फिर पथराव कर दिया उसके उलट। मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं। प्रशासन के जो अधिकारी
सर्वे कराने के लिए जिस टीम को लेकर के जा रहे थे शाही मस्जिद में, वो टीम नहीं बल्कि एक हुजूम था, पूरी भीड़ थी उनके साथ। वो भीड़ तंत्र नारे क्या लगा रहा था? जय श्री राम के नारे लगा रहा था मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते हुए। मैं किसी दूसरे धर्म के लोगों की इबादतगाह में अगर घुस करके नारे तकबीर का नारा लगाते हुए एक भीड़ की शक्ल में जाऊंगा तो क्या आप मुझे गुलाब देंगे या मिठाई देंगे? तो मतलब पत्थर बरसाए जाएंगे? नहीं बरसाया गया पत्थर, पहले पुलिस वालों ने मारा है। पुलिस वालों ने पहले पत्थर मारे हैं? यकीनन, वो तो वीडियो पुलिस है। का काम है शौकत अली जी शांति व्यवस्था बनाए रखना। आप कह रहे पुलिस वालों ने पहले पत्थर बरसाए, तो पुलिस वाले पत्थर अपने साथ लेकर आए थे? व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की पुलिस वाले नहीं है। पत्थर साथ लाए थे शौकत अली जी? यकीनन पुलिस वाले जब वहां से निकले हैं तो वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए क्यों भीड़ को लेकर के निकले हैं? नहीं, पुलिस वाले पत्थर साथ लाए थे शौकत अली जी? सवाल मेरा यह है कि जब वो नारा लगा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको शांत क्यों नहीं कराया? और वो भीड़ की शक्ल में सर्वे जो कमीशन बना है अगर उन्हीं लोगों से भारत के किसी हिस्से से जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग जाएंगे तो मतलब पत्थर बरसाए जाएंगे, आप ये बोलना चाह रहे हैं? घर में जय श्री राम के नारे क्यों लगाएंगे? नहीं, किसी के घर के अंदर नहीं लगा रहे थे ना शौकत अली जी, रोड पर लगा रहे थे। नहीं, तो माहौल तो बिगाड़ने की कोशिश वहीं से की गई। आपको मालूम है कि नहीं, ऐसे मुहर्रम के भी जुलूस निकलते हैं। अब हम अगर ये बोले कि अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाएंगे तो पत्थर बरसाए जाएंगे, वो भी गलत है ना अपने आप में शौकत अली जी? नहीं, देखिए आप यहाँ पे मामलात को समझिए। ऑलरेडी पहले से वहाँ का माहौल ठीक नहीं था, और ऐसे माहौल में जब एक कमीशन बनता है वो जाता है सर्वे करने के लिए, तो अपने साथ में एक भीड़ क्यों लेकर के जा रहा है? और मुस्लिम मोहल्लों से जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद में नारा लगाएगा जाकर के वो? ये कौन सी बात हो गई? मस्जिद के अंदर नारे लगाए थे, मुस्लिम मोहल्ले के बीच में नारे लगाए थे, कहाँ पर लगाए थे? नहीं, वो क्यों सर्वे करने की जो टीम है वो इतनी भीड़ क्यों लेकर के जा रही है? क्या मकसद था उनका? क्या मकसद था उनका भाई ये भीड़ लेकर के जाना और नारे लगाना? क्या मकसद था उनका? ठीक है, आपकी बात समझ गई शौकत अली जी, लेकिन नारे लगाए गए तो पत्थर बरसाए जाएंगे, ये बात जस्टिफाई नहीं हो सकती। नहीं है, ये भी जस्टिफाई नहीं हो सकती कि आप सर्वे करने के लिए भीड़ तंत्र को जय श्री राम के नारे लगाते हुए लेकर के जाएंगे। लेकर मुस्लिम पक्ष के पास उपाय है ना, मुस्लिम पक्ष कोर्ट में जाए, अदालत के पास जाए, पत्थर बरसाए जाए, गाड़ियों को आग लगा दी जाए। मेरे घरों पे आकर के आप इस तरीके की हरकत करेंगे? नहीं, घर के अंदर यही तो चीज है ना शौकत अली जी, किसी के घर के अंदर नहीं, रोड पर लगाए गए ना। मैडम बहराइच में क्या हुआ था? 150 घरों को फूंक दिया गया है, लोगों की गाड़ियां जला दी गई, मकान जला दी गई, दुकानें जला दी गई। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? कितने लोगों को गोली मारी गई? बताइए आप मुझे, कितने लोगों को गोली मारी गई? हाँ, वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? आंसू गैस के गोले क्यों नहीं दागे गए? पैर में गोली क्यों नहीं, सीने पे गोली क्यों मारी गई? किसने आदेश दिया था? बताइए मुझे। चलिए ठीक है, जांच का विषय, हालांकि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि चाहे आप अभी जो भी कह रहे हैं शौकत अली जी, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो गई है मामले में। समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और दंगे भड़काने का आरोप है। अब क्या कहिएगा? हम के लिए तो हम ही हैं हिंदुस्तान में। हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, हमारी मस्जिदों पे कब्जा किया जाएगा, हमको गोली मारी जाएगी, एफआईआर हम पे किया जाएगा। ये तो मौजूदा हुकूमत का काम ही यही है, और जिसकी हुकूमत होती है उसी की पुलिस होती है। हमें कहां से इंसाफ की उम्मीद है? ठीक है शौकत अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी इस मामले को लेकर बयान सामने आ गया है। सर्वे कराने वाली टीम लाठी डंडे लेकर आई थी, सर्वे कराने वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ये पूरी घटना साजिश के तहत की गई, हमारे लोगों की हत्या की गई, संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस दिन ऑर्डर उसी दिन सर्वे की क्या जरूरत थी? आपस में बातचीत करके सर्वे कराना चाहिए था। पुलिस प्रशासन के लोगों के पास निजी असला थे, हथियार थे। संभल हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां संभल हिंसा से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जियाउर रहमान बर्क पर
संभल में दंगे भड़काने का आरोप है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर और उन पर हुई एफआईआर को लेकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी बयान सामने आ गया है। परिवार वालों को राना घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट में अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग गड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना? साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके, और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। सब खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।